ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। आपने राज कपूर की 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में जरूर सुना होगा। फिल्मों के जानकार इसे एक क्लासिक मूवी बताते हैं। या फिर बात करें फिल्म जगत के जाने माने नाम शाहरुख खान की, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में सर्कस नाम के टीवी शो से अपनी पहचान पाई है। ऐसे ही कमल हसन की सदाबहार अदाकारी वाली सुपरहिट फिल्म अप्पू राजा हो, या फिर सूर्या की चेन्नई टू चाइना, चाहे हाल ही की कुछ फिल्में धूम 3, अतरंगी या फिर सर्कस, इन सब फिल्मों में एक कॉमन बात यह है कि ये सारी फिल्में सर्कस पर आधारित फिल्में हैं। अगर आपका जन्म 2000 से पहले हुआ होगा तो पक्का आपने सर्कस तो जरूर देखा होगा, जो आज की पीढ़ी के बच्चों को शायद ही पता हो। पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का रुझान कम हो गया सर्कस में, और सर्कस इस बदलते दौर में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आज लेकर आया हूं एक और वीडियो। तो आइए एक पड़ताल करते हैं कि भारत के कला और संस्कृति के अंग होने और कई लोगों की यादों का हिस्सा होने के बावजूद अब हमें सर्कस देखने को क्यों नहीं मिलता। 1768 लंदन में एक शो किया जाता है जिसमें घुड़सवारी के करतब और लाइव म्यूजिक का मंचन होता है। इस शो को आयोजित किया था फिलिप एस्टली ने, जिन्हें मॉडर्न सर्कस का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने इंडिया के सर्कस के बारे में कहा कि यूं तो स्ट्रीट परफॉर्मर, मदारी, आर्टिस्ट आदि का चलन भारतीय परंपरा में सदियों से विद्यमान है, मगर एक नए इंडस्ट्री के रूप में भारत में सर्कस कोई 1880 के आसपास ग्रो करना शुरू हुआ। वैसे सर्कस शब्द की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के एम्फीथिएटर से मानी जाती है, जिसे सर्क्यूसस कहा जाता था, क्योंकि इसका आकार भी सर्कल जैसा था। इसलिए 13 मीटर के डायमीटर का ये ग्राउंड सर्कस के परफॉर्मेंस का एक हब बन जाता है। इस शब्द को चार्ल्स डिबिन के द्वारा पॉपुलराइज किया जाता है, जो कि एस्टली के ही एक प्रतिद्वंदी थे, समकालीन थे। इन्होंने लंदन में द रॉयल सर्कस खोला था। अमेरिका में ट्रेनों के चलने से सर्कस का एक नया दौर ट्रेन सर्कस के रूप में शुरू हुआ। समय के साथ साथ कई नए करतब सर्कस का हिस्सा बन गए, जैसे रोप वॉकर, ब्रेकअवे लैडर, जगलिंग, जोकर आदि। भारत में सर्कस की बात करें तो द ग्रेट इंडियन सर्कस ऐसा पहला मॉडर्न सर्कस था जिसे प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे के द्वारा स्थापित किया गया था। वैसे इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 1879 में इटली के रहने वाले ग्यूसेप चियार्नी अपने रॉयल इटालियन सर्कस के साथ भारत आते हैं, और जब भी वो अपना शो शुरू करते थे ये जरूर बताते थे कि भारत में कोई सर्कस नहीं है, और चुनौती देते थे कि अगर कोई भारतीय उनके द्वारा परफॉर्म किए गए डेयरिंग एक्ट को 6 महीने की तैयारी में दोहरा पाएगा तो उसे चियार्नी 1000 ब्रिटिश इंडियन रुपीस और एक घोड़ा देंगे। आप समझ सकते हैं कैसे विचार रहे होंगे भारतीयों को लेकर के उनके मन में। खैर, ऐसे ही उनका एक शो चल रहा था बंबई में, कुरुंदवाड़ रियासत में, जो आज का कोल्हापुर है। वहां के राजा बाला साहब पटवर्धन भी सर्कस देखने पहुंचे, और उनके साथ उनके अस्तबल की देखभाल करने वाले घुड़सवार विष्णुपंत छत्रे जी भी वहां थे। ग्यूसेप चियार्नी ने फिर से वही अपनी चुनौती रखी, जिसे विष्णुपंत जी ने हाथों हाथ लिया और घोषणा की कि अगले 3 महीने में वो कुरुंदवाड़ में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, और यदि वो असफल होते हैं तो 10,000 ब्रिटिश इंडियन रुपए और 10 घोड़े उन्हें वापस देंगे। और 20 मार्च 1880 को उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन ग्यूसेप चियार्नी कलकत्ता से ये सर्कस देखने नहीं आए। लोग बताते हैं कि उनके पास तो वापस अपने देश लौटने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन विष्णुपंत छत्रे जी यहीं तक नहीं रुकते हैं। वो श्रीलंका, जापान समेत साउथ एशिया के कई देशों में अपना प्रदर्शन करते हैं, और उन्हें वहां सराहा भी गया। हालांकि विष्णुपंत जी का जो नॉर्थ अमेरिका का दौरा था वो उतना सफल नहीं रहा जितना कि बाकी के, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो कॉम्पिटिटर थे सर्कस के, उनकी तुलना में छत्रे जी का सर्कस काफी छोटा था। फिर भी उनके इस अनमोल योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्कस कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन सर्कस का विलय उन्होंने बाद में अपने चचेरे भाई की कंपनी के साथ कर लिया और नाम रखा कार्लेकर ग्रैंड सर्कस, जो 1935 तक चलता रहा। विष्णुपंत छत्रे जी अपने एक टूर के दौरान कन्नूर केरल पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट के शिक्षक किलेरी कुन्नी कन्नन से होती है, और उनके बीच एक समझौता होता है कि कुन्नी कन्नन जी एक्रोबैट की ट्रेनिंग भी अपनी एकेडमी में दिया करेंगे।
फाइनली 1901 में उन्होंने भारत का पहला सर्कस स्कूल चिरापुरम केरल में खोला और देखते ही देखते ये इंडियन सर्कस का एक एपिसेंटर बन गया और केरल को क्रेडल ऑफ इंडियन सर्कस के रूप में ख्याति मिली। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल केरला स्टोरी के नाम पर केरल काफी चर्चा में है। खैर, कुन्नी कन्नन जी के कई स्टूडेंट्स ने अपना खुद का सर्कस शुरू किया और कई छात्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्कस में पहचान मिली। उनके छात्र रहे कन्नन बोम्बोयो, जो कि एक रोप डांसर थे, यूरोप और अमेरिका की सर्कस कंपनियों में छाए रहे। कुन्नी कन्नन जी की 1939 में मृत्यु के बाद उनकी लिगेसी को उनके छात्र M.K. रमन ने कंटिन्यू रखा। 2010 में केरल सरकार ने थालासरी में सर्कस एकेडमी शुरू की, जिसे किलेरी कुन्नी कन्नन को डेडिकेट किया गया और उन्हें फादर ऑफ केरला सर्कस के रूप में रिकॉग्नाइज भी किया गया। भारत की कुछ मेजर सर्कस कंपनियों की बात करें तो के दामोदरन का 3 रिंग सर्कस, द ग्रेट रॉयल सर्कस जो पहले मधुस्कर सर्कस के नाम से जाना जाता था, बाबूराव कदम के द्वारा स्थापित ग्रेट बॉम्बे सर्कस, M.U. शंकरन के द्वारा गुजरात में स्थापित जेमिनी सर्कस जिसने USSR में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल में भाग लिया था, और बिहार से आने वाला द प्राइड ऑफ इंडिया जंबो सर्कस आदि, ये सब भारत की कुछ मुख्य सर्कस कंपनियां थीं। सर्कस के क्षेत्र की बात हो और महान इंडियन रिंग मास्टर दामू धोत्रे की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगेगी। इन्हें वाइल्ड एनिमल मैन की संज्ञा दी जाती थी और इनके शो को ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ कहा जाता रहा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इनकी प्रतिभा को सम्मानित करते हुए 1960 में इन्हें सिटीजनशिप ग्रांट की। फिर भी वे भारत लौट आए और पुणे में सर्कस के क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस भारत की धरती पर ही ली। 90 के दशक से ही सर्कस इंडस्ट्री में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। जहां 1990 में 300 सर्कस हुआ करते थे भारत में, 2017 में ये घटकर केवल 30 सर्कस हो गए। इस डिक्लाइन के पीछे के कुछ कारणों को समझे तो पहला है, इंडियन सर्कस कंपनियों ने अपने ट्रेड को ओवर गार्डेड कर दिया, सर्कस सीक्रेट्स को हेरिडिएटरी अफेयर्स बना दिया। इस कारण अच्छे व प्रतिभाशाली लोग खुद को सर्कस से जोड़ नहीं पाए। दूसरा कारण था, सर्कस व एक्रोबैटिक में काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो भी चाइल्डहुड से ही। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया 14 साल से कम उम्र के बच्चों के हितों को ध्यान में रख करके, इसने सर्कस के रिसोर्स पुल को ही लिमिटेड कर दिया। ये कम उम्र के बच्चे ही अच्छी ट्रेनिंग के बाद एक अच्छे सर्कस के आर्टिस्ट बनते थे। मैं यहाँ उच्चतम न्यायालय की मंशा पर कोई संदेह नहीं कर रहा, बस एक संभावित कारण के रूप में इसे जोड़ रहा हूँ। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वाइल्ड एनिमल्स के प्रयोग पर रोक लगा दी, जिससे सर्कस का एक बड़ा हिस्सा जो ऐसे एक्ट परफॉर्म करता था जहां जंगली जानवरों का प्रयोग होता था, डिक्लाइन कर गया। चौथा कारण है, सर्कस को एक डेंजरस प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है इंडियन मासेस के द्वारा। लोग अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशन में भेजने के इच्छुक नहीं थे जहां रिस्क ज्यादा होता था। पांचवा, वर्ल्ड क्लास जिम्नास्टिक के इमर्ज होने और कई तरीके के ई एंटरटेनमेंट मोबाइल वगैरह के दौर ने यंगर जनरेशन के इंटरेस्ट को ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट से दूर कर दिया और सर्कस कंपनियां युवाओं के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई। वे फॉरवर्ड, क्या किया जाना चाहिए सर्कस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए? लगभग ज्यादातर देशों में सर्कस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भाग है, लेकिन भारत में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में इसे कैटेगराइज किया गया है। यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि सर्कस इंडस्ट्री को भारतीय कला का एक भाग माना जाना चाहिए और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन लाना चाहिए। नेक्स्ट, 2010 में इंडियन सर्कस एकेडमी थैलसरी केरल में स्थापित तो जरूर की गई, लेकिन यहाँ ट्रेनीज की संख्या बहुत ही कम थी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी लगातार बना रहा। 2016 में सरकार ने इसे जिम्नास्टिक सेंटर के रूप में परिवर्तित करने की बात सोच ली। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर्कस में काम करने वाले आर्टिस्ट 40 की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मैनुअल लेबर करके गुजारा करना पड़ता है। कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इसे अगर कल्चर का भाग माना जाएगा तो ऐसे आर्टिस्ट के रिवाइवल में कुछ हेल्प मिलेगी और सर्कस इंडस्ट्री ग्रो होगी। नेक्स्ट, इसके अलावा सर्कस इंडस्ट्री में सेफ्टी रेगुलेशन को बढ़ावा देना और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस जैसे विचारों पर काम करना चाहिए, ताकि यंगस्टर इसे एज ए प्रोफेशन अपनाएं। वैसे भी आज के यंगस्टर कई तरीके के स्टंट करना पसंद करते हैं। ये कुछ संभावित उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए सर्कस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए। आपने और हमने न जाने कितने ही फिल्मों में सर्कस को देखा है और अप्रिशिएट भी किया है।
हम माने या न माने, यह हमारे कल्चर का एक भाग है जो आज अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि ये भारतीय कला विलुप्त प्राय हो चुकी है। जरूरी है कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें ताकि लोग मोबाइल के बाहर की दुनिया दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ मिलकर सर्कस को भी एंजॉय करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय पर बात करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जय